नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु शैक्षणिक सत्र 2023-24 की जो हमारी कैशबुक है वो हमें किस प्रकार से लिखना है। तो साथियों, जैसा कि अभी ऑडिट आने वाला है तो 2023-24 है उसकी कैशबुक लिखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम आज के इस वीडियो में पूरा एक एक बिंदु पर लिखी हुई कैशबुक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि हमें किस प्रकार से इस सत्र की कैशबुक लिखना है। तो सबसे पहले कैशबुक लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो आप ध्यान से सुन ले। पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आवश्यकता होती है नोट शीट की। क्या होती है नोट शीट वो हम देख लेते हैं। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नोट शीट है जिसके माध्यम से इसे हमने डिजिको पोर्टल पर अपलोड किया है और इसी के माध्यम से हमने पेमेंट का आहरण किया है। तो इसकी आवश्यकता होगी। जैसे कि यहाँ पर ये नोट शीट आप देख रहे हैं, ये नोट शीट है जो कि 3 मदों की अलग अलग लिखाई थी, वो भी मैं बता देता हूँ। ये साला आकस्मिक निधि की है। तो ये अभी आपने देखा साला आकस्मिक निधि। दूसरा यहाँ पर यूथ एंड इको क्लब की, और तीसरी जो नोट शीट है वो साला सुरक्षा निधि। इस प्रकार 3 निधियों में हमारी साला को पेमेंट प्राप्त हुआ था और 3 निधियों से हमने पेमेंट आहरण किया। पेमेंट दर जो साला आकस्मिक निधि है वो दर संख्या के हिसाब से आया था, और बाकी जो पेमेंट था यूथ एंड इको क्लब का और साला सुरक्षा निधि का, वो सभी संस्थाओं में चाहे कितनी भी बड़ी संस्था थी वहाँ एक समान यूथ एंड इको क्लब में 5,000 और साला सुरक्षा निधि में 2,000 का पेमेंट आया था। इस प्रकार बड़ी संस्थाओं से लेकर छोटी संस्थाओं तक तीनों मद में, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई यानी जो कराटे वाला आया था उसमें 15,000 रुपये अलग से आया था, वो इस संस्था में नहीं आया था। अब हम बात करते हैं कैशबुक की साथियों। तो कैशबुक का जो शुरू पेज है वो हमने लिया है जून माह से। साथियों, यहाँ पर लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक प्राप्त आय 0। मतलब हमें हमारी संस्था के लिए 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए इन माहों में ना तो खर्च का ब्यौरा दिया है हमने और ना ही प्राप्त आय का ब्यौरा दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा एक एक इसमें है कि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून तक खर्च भी 0 और आय भी 0। अब हम चलते हैं जुलाई माह में। तो साथियों, यहाँ पर जुलाई माह लिखा है ऊपर 1/7/2023, उसके बाद में नीचे 23/7/2023। 23/7/2023 को जो है साला आकस्मिक निधि की राशि आ चुकी थी, जो कि 10,000, 25,000 इस प्रकार से राशियां अलग अलग जो है दर संख्या के हिसाब से अलग अलग तरीके से आई थी। ये छोटी संस्था की कैशबुक है, 10,000 की राशि यहाँ पर आई थी। तो 25/7/2023 को साला आकस्मिक। और साथियों, अब बात करते हैं कि ये तारीख क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होगी। तो लगभग अधिकतर संस्थाओं में पूरे मध्य प्रदेश में एक ही दिनांक को पेमेंट जारी हुआ था। तो जुलाई के माह में सभी संस्थाओं को 25 या किसी को 27, किसी को 23 इस दिनांक में आपको पेमेंट साला आकस्मिक निधि का जारी हुआ था। आप वो लिख सकते हैं। तो साला आकस्मिक निधि अब यहाँ पे हमने लिख दी जुलाई माह में। खर्च में हमने कुछ भी नहीं किया था, कोई बिल नहीं लगाए थे, तो खर्च में नील लिख के नीचे आप देख रहे हैं इस माह में प्राप्त आय 10,000, पिछली बचत 0 थी, योग 10,000। इसके बाद इस माह में खर्च 0 पोस्ट। तो हम पूरा मेंटेन करते यहाँ पर चलेंगे। दूसरा, अब देखते हैं हम अगस्त माह में। तो साथियों, 1/8/2023 पिछला शेष यानी जो जुलाई माह में राशि प्राप्त हुई थी वो हमारा पिछला शेष कहलाएगा। इस माह में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो यहाँ पर इस माह में प्राप्त राशि 0, पिछली बचत 10,000, योग 10,000 और साथ में खर्च यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। फिर सितंबर माह में, साथियों सितंबर माह में भी कोई खर्च नहीं हुआ, कोई बिल नहीं लगाया गया। उसके साथ जो 10,000 रुपये थे साला आकस्मिक निधि के वो पिछला शेष में आते हैं। इस प्रकार पूरी एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। उसके बाद में अक्टूबर माह में भी सेम उसी प्रकार चला, कोई बिल नहीं लगाया, कोई राशि प्राप्त हमें नहीं हुई। अब बात करते हैं नवंबर माह की। तो साथियों, नवंबर माह में 1 नवंबर को जो हमारा पिछला शेष था वो 10,000 था। उसके साथ ही 28/11/2023 को इस संस्था में 28/11/2023 को यानी 28 नवंबर 2023 को जो है 5,000 रुपये यूथ एंड इको क्लब के आए हैं। दूसरा 30/11/2023 यानी 2 दिन बाद ही साला सुरक्षा निधि के 2,000 रुपये भी
डाले गए हैं। तो इस प्रकार इस माह में दोनों राशियां इस संस्था के लिए आ गई है। साथियों, कहीं कहीं पर 2 दिसंबर को भी शाला सुरक्षा नीति बता रहा है और 30 नवंबर को यूथ एंड इको क्लब की राशि, तो ये आप चेक कर लें, आपके उसमें दिया है। उसके बाद में लगभग संभवतः अगर ये भी लिख देंगे तो जो है पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ इस राशि को डाले गए, आप इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं माह दिसंबर की। तो साथियों, इस संस्था द्वारा दिसंबर माह में बिल लगा दिया गया था। अब हम कैसे मानेंगे, तो इसकी जो पीपीए जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी इसमें, जैसे कि हमने नोटशीट बताया। अब हम चलते हैं पीपीए के तहत कि पीपीए से हमें क्या जरूरत होगी, तो हम देखेंगे पीपीए को। तो साथियों, इस प्रकार का जो पीपीए फाइल है जो है वो निकलता है अपने आईडी से, लेकिन अभी हमारी आईडी बंद है। तो आप जो है बीआरसीसी के MIS से संपर्क करें। बीआरसीसी के जो बाबू होते हैं उनकी जो आईडी होती है डिजिको की, उस पर ब्लॉक के समस्त स्कूलों का पीपीए हम निकाल सकते हैं। तो पीपीए में ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। अभी UTR नंबर इसमें आ नहीं रहा है, तो पेमेंट सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है संबंधित को। इसके बाद यहाँ पर जो दिनांक दी है वो दिनांक हमें महत्वपूर्ण रूप से लिखना होता है। तो उस दिनांक को के लिए हमें पीपीए की आवश्यकता होती है और ऑडिट के समय भी पीपीए मांगा जाता है। तो इस पीपीए को आप जरूर निकाल लें और मैं बताऊंगा अभी कि कहाँ पर इस दिनांक को लिखना होता है। तो ये जो दिख रहा है 31/12/2023, तो साथियों ये दिनांक जो है वो दूसरी संस्था की है, दूसरी संस्था का पीपीए है, इसलिए वहाँ मैच नहीं खाएगा, वरना यहाँ की दिनांक हमें लिखना होता है। तो आप यहाँ पर ये जो 16/12/2023 देख रहे हैं, ये दिनांक उस पीपीए की दिनांक है कि 16/12/2023 को हमने ये बिल लगाए थे। पूरे बिल एक साथ 16/12/2023 को जनरेट हुए हैं। अब 16/12/23 की दिनांक ना लिखते, यहाँ पर बिल कैसे लिखेंगे, तो बिल नंबर भी लिख सकते हैं। आपके पास अगर परमानेंट बिल है, बिल नंबर हैं, तो आप बिलों के नंबर भी लिख सकते हैं। नहीं तो आपके पास जितने भी बिल हैं उनको खर्च के अनुसार उन पर क्रमांक डालकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बिलों के क्रमांक लिखे, 12 बिल मेरे पास है, तो 12 बिलों को यहाँ पर क्रमांक दे दिया गया, उनके जो नंबर थे वो यहाँ पर नहीं लिखे। तो ऑडिट के समय भी नंबरिंग कराई जाती है। नंबरिंग से फ़ायदा रहता है कि कौन से नंबर का बिल कहाँ है, तो हमने नंबरिंग की है और यहाँ 1 से लेकर 12 तक के बिलों को सीरियल क्रमांक से खर्च के अनुसार जमाया। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल क्रमांक 21/6/2023 जिनको भी दिया इन्होंने देवान सारवान करके, उनका बिल है 400 रुपये का। दूसरा नंबर का बिल है 22/6/2023। तो इस प्रकार से दिनांक बार पूरे बिलों को यहाँ पर हमने नोटशीट में लिखा है। मैं आपको नोटशीट बता देता हूँ कि बिलों को एक साथ लिख करके संबंधितों को एक ही बार में जो है पूरा पेमेंट किया गया 8,998 रुपये का। जैसे नोटशीट हमने कैसे तैयार की थी इसकी, ये आप नोटशीट देख रहे हैं। सेम नोटशीट पूरी तैयार करके संबंधितों के खातों में या जहां भी जिनको व्यवस्था थी उनके खातों में पूरा पेमेंट जो है एक साथ नोटशीट के आधार पर किया गया और सेम इसी नोटशीट को बिल की दिनांक के आधार पर वहां पर, इसमें हमें अन्य किसी भी प्रकार के नए तरीके की आवश्यकता नहीं लगी है कि हमने कोई इसमें मदबार कुछ लिखा है या तो इस प्रकार से आप जब जिस माह में भी आपने प्रथम बिल लगाया है, आप उसी माह में जो है केसबुक में एंट्री करेंगे। ऑनलाइन बिल जिस माह में लगा है उस माह में आपको एंट्री करना है। तो एक बिल जहां जो है इस संस्था का 16/12/2023 को लगा है जो 8,998 का है, उस 8,998 में अलग अलग व्यक्तियों को पेमेंट उनके खातों में किया गया है। अब बात करते हैं हम अगले माह की। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 8,998 रुपये खर्च हो गए। जो पूरा पेमेंट था इनका वो 17,000 रुपये प्राप्त हुआ था। उसके बाद 8,002 रुपये यहाँ पर बच गए हैं और टोटल मिला 17,000 हो गए। अब आए हम अगले महीने में जो कि जनवरी महीने का है। इन्होंने जनवरी माह में भी एक बिल लगाया है। कौन सा बिल लगाया है देखते हैं हम। तो ये जो पिछला शेष अब बचेगा जनवरी माह में, वो पिछला शेष कौन सा बचेगा, जो उधर का बैंक खाते में जमा वाली जो राशि थी वो पिछले शेष में आ जाती है। तो 8,002 रुपये जो है वो पिछले शेष में आ गई। उसके साथ में यहाँ पर 3 जनवरी 2024 को एक बिल लगा है जिसमें 5 लोगों को पेमेंट किया गया है। उसका टोटल आया 4,950 रुपये। इसमें से 4,950 रुपये कम हो गए तो बचे 3,052 रुपये।
अब ये बिल किस मद का है उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए एक एक पेमेंट होता है तो कहाँ तक हम उनको लिखेंगे किस मद का है। ये यूथ एंड इको क्लब का है पूरा बिल। तो इस प्रकार आप साधारण तरीके से नंबरिंग करके लिख सकते हैं। जैसे 12 बिल हमारे उधर हो चुके थे, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर तक बिल यहाँ पर है, उनकी दिनांक डली हुई है पूरी। और ये जो एक दिनांक आप देख रहे हैं ये पेमेंट की दिनांक है, हमने इस दिनांक को संबंधितों को पेमेंट किया है। हालांकि कार्य इन लोगों ने अलग अलग दिनांकों में पहले किया था। अब जनवरी माह के बाद हम देख लेते हैं फरवरी माह में। तो फरवरी माह में संबंधित स्कूल द्वारा कोई बिल नहीं लगाया गया। संबंधित संस्था का जो पेमेंट बचा था पिछला शेष जनवरी माह के एंड में वो था 3052 रुपये। यहाँ पर लिखा हमने खर्च कुछ नहीं हुआ, तो पोस्ट ऑफिस जाके बैंक खाते में जमा 3052 रुपये। अब फरवरी माह में भी इस प्रकार आ गया है। अब इस संस्था ने एक बिल जो है मार्च माह में लगाया है। मार्च माह में कब लगाया है? 5/3/2024 को। इनका पिछला शेष 3052 रुपये था। उसके बाद में इन्होंने फिर बिल लगाए हैं दो, मतलब बिल एक ही लगाया, दो व्यक्तियों को पेमेंट किया है 1970 और 1000, तो 2970 रुपये खर्च हो गए। 82 रुपये इनके मार्च माह के एंड में बचे। अब इस 82 रुपये को क्या करना है, नीचे नोट लिखना है। ध्यान से सुनेंगे सभी, नोट लिखेंगे और नीचे लिखेंगे दिनांक 31/3/2024 को खाते में जमा राशि जो भी हो, जैसे इस संस्था के 82 रुपये राज शिक्षा केंद्र को वापस हुए, वर्तमान में खाते में राशि 0। इस प्रकार लिख करके पूरे अध्यक्ष सचिव सभी के सील साइन हम करा लेंगे और हमारे जो बिल हैं उनको वाउचर फाइल में क्रमांक से लगा लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 19, 18 और 19 बिल तक पूरा इनका कंप्लीट हो चुका है। इन्हों के जो भी बिल थे वो वाउचर फाइल में क्रमांक से लगे हुए हैं, साथ ही पीपीए निकलाई हुई लगी है। उसके बाद में इन्होंने जो नोटशीट चस्पा की है तीनों जो मैंने बताई है, आपको पुनः बता दूं, नोटशीट साला आकस्मिक निधि की, यूथ एंड इको क्लब की, एक और साला आकस्मिक निधि की जो पैसा बचा था लेकिन उसमें जगह नहीं थी तो दूसरी, और तीसरी है साला सुरक्षा निधि की। 3 अलग अलग नोटशीटों से पेमेंट निकलेगा। तो इस प्रकार ये तीनों नोटशीट 3-4 जितनी बार में आपने पेमेंट किया उतनी पीपीए, कैशबुक और वाउचर फाइल, इस प्रकार से सारी चीज लगा करके आप जो है कंप्लीट कर लेंगे तो आराम से जो है आपका जो बिल वाउचर वाला मामला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। आप इस प्रकार से अपनी संस्था की कैशबुक आराम से लिख सकते हैं। कोई अलग से कुछ भी नया नहीं है, केवल पीपीए निकलाना रहेगा, वो आप निकला लीजिए, नोटशीट रख लीजिए और सारे बिलों को एकत्रित करके अपनी वाउचर फाइल में निकाल लीजिए। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों के ग्रुप में शेयर अवश्य करें, और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।